And welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 8th October 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of September 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. The first article of the day is taken from editorial segment. It is about Nobel Prize in Chemistry, and this topic is important from our syllabus paper for science and technology point of view. So the news article says that Emmanuel Charpentier of France and Jennifer Doudna of US won Nobel Chemistry Prize for gene editing technique that they had developed in 2012 itself. तो 2012 में जो जीन एडिटिंग टेक्निक इन्होंने डेवलप की थी उस कारण से इन दोनों को ज्वाइंट रूप से इस साल का नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री दिया गया है. तो ब्रीफली समझ लेते हैं कि ये जीन एडिटिंग टेक्निक होती क्या है. जीन एडिटिंग टेक्निक समझने से पहले समझ लेते हैं कि जीन क्या चीज़ होती है. देखो, ये अगर कोई भी सेल है, हम सब इंसान सेल से बने हुए, कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ होता है, ये तो सब आप जानते ही हैं. तो ये मान लो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल है, एनिमल सेल है, तो उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट मटेरियल होता है इस तरह का एक्स शेप का, जिसको हम कहते हैं क्रोमोजोम. और ये क्रोमोजोम जो होता है, इसका अगर मटेरियल देखें, इनसाइड मटेरियल देखें, तो इट इज़ मेड अप ऑफ जीन्स. इस तरह के जीन से बना रहता है. इट्स ए काइंड ऑफ स्ट्रैंड, एक तरह के धागे जैसा है ये क्रोमोजोम. इट इज़ मेड अप ऑफ जीन्स. और जीन्स के अंदर का भी कंपोनेंट देखें, जो सबसे छोटा कंपोनेंट होता है उसको हम कहते हैं डीएनए. सो द पॉइंट इज़ कि सबसे छोटा कंपोनेंट है डीएनए. डीएनए मिल करके जीन्स बनाते हैं और जीन्स से ओवरऑल ये क्रोमोजोम बनता है. और ये क्रोमोजोम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे. आपने भी देख रखा होगा कई दफ़ा, जो माँ बाप के जो फीचर्स होते हैं, इनफैक्ट जो उनकी बीमारियां होती हैं, ऑल ऑफ देम गेट पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. इट गेट्स पास्ड टू देयर ऑफ स्प्रिंग्स. कई दफ़ा जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं. माँ बाप को अगर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो बच्चों को भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है. दैट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज़ पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन थ्रू दिस जेनेटिक मटीरियल जिसका नाम है क्रोमोजोम. अब इस क्रोमोजोम को के अंदर जो जीन्स हैं, इन जीन को एडिट करने के अप्रोच को ही या मेथड को कहते हैं जीन एडिटिंग टेक्निक, जिसको डेवलप किया था इन दोनों वीमेन साइंटिस्ट ने मिल करके, बायोलॉजिस्ट चारपेंटियर एंड डोडना ने मिल करके डेवलप किया था इन 2012. इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक स्पेशल तरह का प्रोटीन ढूंढ निकाला, एक जीन प्रोटीन ढूंढ निकाला जिसका नाम है CAS9. उस स्पेशल तरह के जीन प्रोटीन की मदद से अब इस डीएनए को कट किया जा सकता है. जैसे हम लोग नॉर्मल कोई भी वीडियो कट करके बीच का आइटम निकाल लेते हैं, कोई नया चीज़ वहाँ पे डाल देते हैं, कोई भी फाइल में हम कट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, वैसे ही इस प्रोटीन की मदद से, इस जीन प्रोटीन CAS9 की मदद से अब इस जीन डीएनए को काटा जा सकता है, काट के यहाँ से निकाला जा सकता है और कोई नया डीएनए यहाँ पे फिट किया जा सकता है. तो इसको हम लोग कहते हैं क्रिस्पर टेक्नोलॉजी. सो एक बार मैं फिर से समराइज़ कर दूँ, इस साल का जो केमिस्ट्री नोबेल प्राइज़ है, दैट हैज़ बीन गिवन टू दीज 2 विमेन बायोलॉजिस्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्रिस्पर टेक्नोलॉजी. क्रिस्पर टेक्नोलॉजी इज ए जीन एडिटिंग technology. A gene editing technology has been used or developed with help of a special kind of protein known as CAS9 protein. इस प्रोटीन की मदद से किसी भी जीन्स को कट किया जा सकता है और उसको रिप्लेस करके उसके डीएनए को रिप्लेस किया जा सकता है. सो जीन एडिटिंग से फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं? व्हाट कैन बी द पॉसिबल बेनिफिट्स ऑफ जीन एडिटिंग? ऑफ कोर्स इट विल हेल्प इन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. तो जीन एडिटिंग की मदद से हम लोग बेहतर एग्रीकल्चरल सीड्स बना सकते हैं. कई दफ़ा हमने देखा भी है, डिस्कस भी किया हाल फिलहाल में, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल हमने डिस्कस किया है. सो इट कैन हेल्प इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. इट कैन हेल्प इन रिमूविंग जेनेटिक डिसऑर्डर्स. मैंने अभी आपको बताया कि अगर माँ बाप में मान लो कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो चांसेस रहते हैं कि वो जेनेटिक प्रॉब्लम, मान लो डायबिटीज़ का ही
प्रॉब्लम है वो अगले जनरेशन में पास हो सकता है। लेकिन अब इस जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से ये जो अनवांटेड जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं इसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होने से रोका जा सकता है। पहले ही जीन की एडिटिंग की जा सकती है, जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं, जो बच्चे का जीन है उसको पहले ही एडिट किया जा सकता है। इट कैन हेल्प इन करेक्टिंग डिफॉर्मिटीज़ ड्यू टू जेनेटिक इशूज़। अगर बच्चे में कोई डिफॉर्मिटी है, कभी आंखों का प्रॉब्लम है या फिर कोई और भी बॉडी के फिजिकल प्रॉब्लम है, उसको पहले ही बचपन में ही जब वो जीन स्टेज में है तभी उसको चेंज करके उसके डिफॉर्मिटीज़ को चेंज किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। बट इट कैन ऑल्सो हेल्प इन प्रोड्यूसिंग डिजाइनर बेबीज़। तो देखो डिजाइनर बेबीज़ क्या होते हैं ज़रा समझते हैं डिटेल में इस फिगर की मदद से। जैसे मान लो हम डिज़ाइन करके अपना लिविंग रूम बनवाते हैं, उसमें हम पहले ही बता देते हैं, जो डिज़ाइनर्स होते हैं, जो आर्किटेक्ट्स होते हैं कि हमें किस तरह का कबर्ड चाहिए, किस तरह का बेड चाहिए, तो वो हमारा डिज़ाइनर रूम हो गया। आजकल इस जीन एडिटिंग की मदद से नाउ रिच पीपल कैन हैव डिज़ाइनर बेबीज़। वो पहले ही बोल सकते हैं कि हमें बच्चा जो चाहिए वो इस कलर का चाहिए, उसकी इतनी हाइट चाहिए, और सब कुछ जीन एडिटिंग की मदद से सब कुछ वो किया जा सकता है। तो इसको हम लोग कहते हैं डिज़ाइनर बेबीज़, जिनको पहले ही जीन एडिटिंग करके जिस तरह के भी फीचर्स हम उनमें डलवा सकते हैं। अब ज़रा देखते हैं, जब ये जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी 2012 में इन दोनों वीमेन साइंटिस्ट ने मिल करके, तो इसका फर्स्ट ऑफिशियल या फॉर्मल यूज़ किया गया इन सितंबर 2018, जब चाइना के एक साइंटिस्ट ही जियानकुई ने इस क्रिस्पर CS9 टेक्नोलॉजी का ऑफिशियली इस्तेमाल किया और इसकी मदद से उन्होंने एक बच्चे को HIV इम्यून बना दिया। देखो इस बच्चे के माँ बाप को HIV एड्स की बीमारी थी, तो फिर इन्होंने इस तरह के जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस बच्चे की जीन को इस तरह से मॉडिफाई किया ताकि इनके माँ बाप से इस बच्चे में HIV वायरस ट्रांसमिट ना हो। अल्टीमेटली इन सब के बाद जब पहली बार ये न्यूज़ दुनिया में सामने आई कि चाइना के एक साइंटिस्ट ने जीन एडिटिंग करके एक बच्चे को HIV इन्फेक्टेड होने से बचा दिया है, तो उसके बाद इस साइंटिस्ट को 2 साल के लिए जेल की सज़ा हो गई। तो अब ये अपने आप में बिजार बात है कि आखिर इस साइंटिस्ट को जेल क्यों भेज दिया गया। वाई द चाइनीज साइंटिस्ट वाज जेल्ड फॉर यूजिंग जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। तो ध्यान से समझते हैं, देयर आर फॉलोइंग कंसर्न्स विथ रिस्पेक्ट टू जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी को लेकर के अभी भी दुनिया में कुछ कंसर्न्स हैं। सबसे पहला कंसर्न है एथिकल कंसर्न। एथिकल कंसर्न में सबसे पहला इशू आता है डिज़ाइनर बेबीज़ का। डिज़ाइनर बेबीज़ का क्या एथिकल कंसर्न है वो भी समझते हैं। देखो, जिन लोगों के पास पैसा है, रिच पीपल विल गेट जेनेटिकली सुपीरियर किड्स। अब मुकेश अंबानी, एनी रिच पर्सन, वो पहले ही प्लान कर लेंगे कि मुझे तो ऐसा बच्चा चाहिए जिसमें जो इस स्पीड से दौड़ सकता हो, जिसकी इतनी हाइट हो। तो इस हिसाब से तो जो गरीब लोग हैं, जो नेचुरल सिलेक्शन पे सरवाइव करते हैं, जिनका नेचुरली कभी उनकी जीन्स अच्छी होती हैं या कभी पुअर हो जाती हैं, वैसे लोग तो कभी कंपटीशन कर ही नहीं पाएंगे। उसके अलावा ह्यूमन एफर्ट्स का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप मेहनत कर कर के रनिंग सीखेंगे और कोई इंसान जो रिच इंसान है वो पहले ही जेनेटिकली मॉडिफाई करा करके एक बढ़िया एथलीट की तरह ही पैदा होगा। सो इन दिस वे देयर विल बी नो इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स, ह्यूमन कॉम्पिटिशन। रिच पीपल विल गेट रिचर बिकॉज दे विल हैव जेनेटिकली सुपीरियर किड्स, and in that way inequality will rise, exploitation will grow. There are some medical concerns also. अभी भी ये टेक्नोलॉजी 100% साइड इफ़ेक्ट फ्री नहीं मानी जाती, अभी भी इसके कुछ कंसर्न्स हैं। और इन दोनों कंसर्न्स के कारण, एथिकल कंसर्न के कारण और मेडिकल कंसर्न के कारण, अभी तक इस टेक्नोलॉजी को फाइनल अप्रूवल नहीं दिया गया है किसी भी देश में। इसको ओपन तरीके से इस्तेमाल करने का अप्रूवल कोई भी लॉ किसी भी देश में अभी तक नहीं बनाया गया है जिसकी मदद से इसको ओपन तरीके से इस्तेमाल किया जाए, इंक्लूडिंग चाइना। तो चाइना के अंदर भी अभी भी जीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना इलीगल है। सो द थर्ड कंसर्न इज लीगल कंसर्न, सिंस देयर इज नो इंटरनेशनल लॉ और एनी नेशनल लॉ दैट अलाउज जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी टू बी यूज्ड फॉर इंडिविजुअल पर्पस। इसको हमने लैब में ज़रूर यूज़ किया है टेस्टिंग पर्पस के लिए, लेकिन अभी तक इसको इंडिविजुअल पर्पस के लिए हमने इस्तेमाल नहीं किया है बिकॉज ऑफ एथिकल एंड मेडिकल कंसर्न्स। और इस कारण से जब इस साइंटिस्ट ने इस जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया तो इसको फिर जेल की सज़ा भी हो गई। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2019। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन।
The next article is taken from national segment. It is about Shaheen Bagh protest. This topic is important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view. सबसे पहले इस आर्टिकल का बैकग्राउंड समझ लेते हैं. देखो, शाहीन बाग न्यू दिल्ली में एक जगह है और जब पिछले साल दिसंबर में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आई भारत सरकार, तो शाहीन बाग इनफैक्ट पूरे इंडिया भर में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, लेकिन शाहीन बाग में प्रोटेस्ट जो था वो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुआ. आसाम से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे पूरे इंडिया भर में फैल गया. दिल्ली के शाहीन बाग में ये प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा फियर्स तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से चलने लगा. दिस शाहीन बाग वाज एंटी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एंड एंटी एनआरसी प्रोटेस्ट जो दिल्ली के शाहीन बाग में चल रहा था, और इसमें ज़्यादातर जो वीमेन थी वो पार्टिसिपेंट थी, और इन्होंने शाहीन बाग एक इम्पॉर्टेंट एरिया है उसको वहाँ पे धरना दे करके इन्होंने उस एरिया को ब्लॉक कर दिया था. एक तरह का इम्पॉर्टेंट रास्ता है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इम्पॉर्टेंट रास्ता है जिसको इन्होंने ब्लॉक कर दिया था, जिस कारण से कई सारे लोगों को, कम्यूटर्स को ह्यूज इनकन्वीनियंस हो रहा था. ऑफिस आने जाने वाले लोगों को, डेली कम्यूटर्स को काफ़ी तकलीफ हो रही थी. और डिस्पाइट सो मैनी नोटिस बाय लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, दीज वीमेन वेयर नॉट वैकेटिंग द प्लेस. अल्टीमेटली ये शाहीन बाग प्रोटेस्ट ख़त्म जरूर हो गया बिकॉज ऑफ कोविड-19, लेकिन काफ़ी समय तक लोगों को परेशानी उठानी पड़ी. तो अब इस प्रोटेस्ट को जस्टिफाई करने के कई सारे पॉइंट्स थे. हाउ दिस प्रोटेस्ट वाज बीइंग जस्टिफाइड, पहले वो देख लेते हैं. देखो, दिस प्रोटेस्ट, शाहीन बाग प्रोटेस्ट वाज बीइंग जस्टिफाइड as a constitutional right, as a fundamental right guaranteed under Article 19(1)(a). Article 19(1)(a) says that there will be freedom of speech and expression, और ये जो protest है that is considered to be a kind of freedom of speech and expression only. So right to protest is considered to be a kind of expression. उसके अलावा आर्टिकल 19(1)(b) assures the citizen to the right to assembly peacefully without arms. तो इन दोनों आर्टिकल्स की मदद से ये जो शाहीन बाग के प्रोटेस्टर्स हैं, दे वे आर जस्टिफाइंग देयर एक्शन कि हमने पब्लिक प्लेस को बंद इसलिए कर रखा है क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है. इट इज़ आवर मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आवर स्पीच. इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी रामलीला मैदान इंसिडेंट केस जो 2012 में हुआ था आफ्टर निर्भया रेप केस, कई सारे प्रोटेस्टर्स रामलीला में जाकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो सरकार ने इनके खिलाफ केस किया था. तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें कहा था कि सिटीजन्स हैव फंडामेंटल राइट टू असेंबली एंड पीसफुल प्रोटेस्ट. तो इन सब आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे शाहीन बाग के प्रोटेस्टर्स जो हैं वो अपने प्रोटेस्ट को कंटिन्यू कर रहे थे. लेकिन फिर क्या हुआ, करंट न्यूज़ को देखते हैं. सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई अगेंस्ट शाहीन बाग प्रोटेस्ट, और सुप्रीम कोर्ट का अब ऑब्जर्वेशन आया है ऑन शाहीन बाग प्रोटेस्ट. तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले कहा है कि आर्टिकल 19(1) that gives certain fundamental rights to the citizen is not an absolute right and it is subjected to reasonable restrictions under article 19(2). ये तो आप सब जानते ही होंगे कि जो भी हमें 6 राइट्स मिले अंडर आर्टिकल 19(1), जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबली, राइट टू मूवमेंट, राइट टू चूज प्रोफेशन ऑफ चॉइस, दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर. इन पे लिमिटेशंस लगाए जा सकते हैं ऑन सर्टेन ग्राउंड्स लाइक पब्लिक मोरालिटी, डिसेंसी, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, फ्रेंडली रिलेशनशिप विद फॉरेन कंट्रीज. इन सब ग्राउंड्स पे जो आर्टिकल 19(2) में लिखे इनके ग्राउंड्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं. पहली बात तो ये. दूसरी बात, प्रोटेस्ट शुड बी एट अ डेजिग्नेटेड प्लेस, जैसे कि रामलीला मैदान था कि आप जहाँ मर्जी वहाँ जाकर के प्रोटेस्ट नहीं कर सकते. आपका जहाँ मर्जी हो वहाँ जाकर के बैठ गए और प्रोटेस्ट नहीं कर सकते. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रोटेस्ट शुड बी एट अ डेजिग्नेटेड प्लेस एंड any occupation of public place or roads by demonstrator which cause inconvenience to large number of people and violate their rights is not permissible under any law. तो आप कहीं जाकर के बैठ जाएं धरने पे और लोगों का, बाकी जो मेजॉरिटी ऑफ जनता है उसको तकलीफ हो, इनकन्वीनियंस हो, दैट कैन नॉट बी जस्टिफाइड अंडर आर्टिकल 19(1). और कुछ लोगों का ऐसा कहना था, कुछ जो शाहीन बाग के प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने लिटिगेशन में ये कहा कि अंग्रेज़ों के टाइम में भी तो महात्मा गांधी ने और कई सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने रास्ता रोका था. फॉर एग्जांपल साइमन गो बैक, जब मूवमेंट चल रहा था 1927 अगेंस्ट साइमन कमीशन, तो उस टाइम में भी तो हमने रास्ता बंद किया था साइमन का. सो दिस कैन बी अ मेथड ऑफ डिसेंट. सरकार को प्रेशराइज करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए कभी कभार इनकन्वीनियंस क्रिएट करना पड़ता है. ऐसा कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट दिया. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया. इस स्टेटमेंट को एज इट इज़ याद कर लेंगे.
कॉलोनियल एरा डिसेंट इज़ नॉट सेम एज डिसेंट इन डेमोक्रेसी। अंग्रेज़ों के टाइम की बात अलग थी, दैट वाज ए कॉलोनियल एरा डिसेंट। अब अभी हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में, अभी जो सरकार है वो हमारी खुद की चुनी हुई सरकार है। इस सरकार के खिलाफ हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार तो है, लेकिन एक सर्टेन मैनर में। वी कैन नॉट प्रोटेस्ट द वे वी वांट टू। सो रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, कॉलोनियल एरा डिसेंट इज़ नॉट सेम एज डिसेंट इन डेमोक्रेसी। हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हैं और यहाँ हम ये नहीं कह सकते हम इस सरकार को नहीं मानते, इसके नियम कानून को हम नहीं मानते, बिकॉज वी टुगेदर हैव मेड दिस गवर्नमेंट, वी टुगेदर हैव एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। सो वी मस्ट रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन and the executives who are working according to the constitution. The next article is taken from economy segment. It is about natural gas pricing in India. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. सो सबसे पहले समझते हैं कि इंडिया के अंदर कौन कौन से एरियाज़ हैं जो नेचुरल गैस प्रोड्यूस करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है वो यहाँ पे है, इसको हम लोग कहते हैं कृष्णा गोदावरी बेसिन। जो दूसरा इंपॉर्टेंट एरिया है वो बॉम्बे हाई से लेकर के गुजरात के महसाना डिस्ट्रिक्ट तक है, ये बॉम्बे हाई वाला एरिया। दिस इज सेकंड इंपॉर्टेंट नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग एरिया इन आवर कंट्री। थर्ड वन इज़ ऑफ कोर्स अपर असम, बट यहाँ पे रिलेटिवली कम नेचुरल गैस प्रोड्यूस होता है। अगर नेचुरल गैस प्रोडक्शन की इंडिया में बात की जाए तो डेली बेसिस पे वी प्रोड्यूस अबाउट 84 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस ऑन डेली बेसिस। जितना हम प्रोड्यूस करते हैं 84 mm क्यूबिक मीटर पर डे, उतना ही लगभग हम डेली बेसिस पे इंपोर्ट भी करते हैं। तो अभी भी आपको इतनी बात ध्यान रखनी कि इंडिया इज़ नेट इंपोर्टर ऑफ नेचुरल गैस। अब करंट न्यूज़ समझते हैं। भारत सरकार ने एक बिडिंग प्लेटफॉर्म बनाया है फॉर सेलिंग ऑफ नेचुरल गैस। तो जो भी नेचुरल गैस प्रोड्यूसर हैं, जैसे हमारे देश में केन एनर्जी नेचुरल गैस प्रोड्यूस करती है महसाना एरिया से, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड प्रोड्यूस करती है कृष्णा गोदावरी एरिया से। तो जो भी नेचुरल गैस प्रोड्यूसर्स हैं हमारे देश के, अब उनके लिए एक समझो तो बिडिंग प्लेटफॉर्म बनाया है, एक समझो तो मार्केट प्लेस बनाया है जहाँ पे वो अपना नेचुरल गैस बेच सकते हैं। और इससे फ़ायदा क्या होगा? दिस विल हेल्प इन डिस्कवरी ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ नेचुरल गैस। तो अब एक प्रॉपर मार्केट बना दिया है, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बना दिया है जहाँ पे ये अपना ऑयल नेचुरल गैस बेचेंगे, वहाँ पे बायर्स भी आएंगे, ये सप्लायर्स भी जाएंगे और वहाँ पे प्रॉपर बिडिंग होगी, नेगोशिएशन होगा। तो इसके बेसिस पे जो नेचुरल गैस है वो मार्केट प्राइस पे बिकेगा और बायर सप्लायर दोनों को फ़ायदा होगा। सो मार्केट मैकेनिज्म फॉर नेचुरल गैस सेल इज़ बीइंग ब्रॉट विथ हेल्प ऑफ दिस न्यू प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय यूनियन कैबिनेट। तो यही है न्यूज़ आर्टिकल। लेकिन अब इस न्यूज़ आर्टिकल में एक और बात बताई गई है, विल दिस रियली हेल्प और लीड टू मार्केट डिटरमाइंड प्राइस ऑफ नेचुरल गैस इन इंडिया? क्या सच में इस पोर्टल के आ जाने से मार्केट नेचुरल गैस मार्केट प्राइस पे बिकेगा? एक्सपर्ट्स का मानना है नहीं, इट विल नॉट हेल्प इन मार्केट प्राइस डिस्कवरी ऑफ नेचुरल गैस। जरा समझते हैं क्यों। तो इसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि नेचुरल गैस इन इंडिया इज सोल्ड इन आवर कंट्री अंडर 2 टाइप्स ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। हमारे देश में नेचुरल गैस 2 मैकेनिज्म से बिकती है। देखो, मान लो ये नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग कंपनी है, तो पहला मैकेनिज्म होता है एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म। इस एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म में क्या होता है कि पहले ही ये नेचुरल गैस कंपनी भारत सरकार के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है एंड अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्ट्रैक्ट पहले ही प्राइस फिक्स हो जाता है कि कितने प्राइस में वो अपना नेचुरल गैस बेचेगी। तो प्राइस फिक्स हो जाता है और उसके बदले में भारत सरकार इस कंपनी को जो भी ऑयल या नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग एरिया है उसको सब्सिडाइज रेट में दे देती है। तो मान लो इस कंपनी ने, ये रिलायंस एनर्जी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पहले ही भारत सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके प्राइस फिक्स कर लिया कि जो वो नेचुरल गैस बनाएगी वो उसको $36 पर बैरल में बेचेगी मान लो, और वो फिर $36 पर बैरल में ही बेचेगी जो भी भारत सरकार की फर्टिलाइज़र कंपनी है या पावर कंपनी है। तो इस तरीके से इस मैकेनिज्म को हम लोग कहते हैं एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म, जिसमें पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है भारत सरकार के साथ। और इस तरह का लगभग 80% जो हमारे देश के अंदर नेचुरल गैस प्रोड्यूस होता है वो इसी तरीके से बिकता है। जो रिमेनिंग है वो मार्केट मैकेनिज्म से बिकते हैं कि मार्केट में बायर और सेलर एक दूसरे से नेगोशिएट करके प्राइस नेचुरल गैस को खरीदते बेचते हैं। दैट मैकेनिज्म इज़ नोन एज नॉन एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म। तो ये एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म से 80% हमारे देश का नेचुरल गैस बिकता है, नॉन एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म से 20% ही बिकता है। और अब जब भारत सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है फॉर मार्केट सेलिंग ऑफ नेचुरल गैस थ्रू बिडिंग, तो ये 20%
जो सेलर हैं, जो 20% नेचुरल गैस बिकती है, उसी को तो फ़ायदा होगा। 80% यानी कि मेजॉरिटी तो अभी भी एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म से ही बिकती है, मतलब सेल से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर किया जाता है। सो दिस पोर्टल इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प मच इन मार्केट मैकेनिज्म ऑफ नेचुरल गैस इन इंडिया। आपसे सीधा सीधा प्रीलिम्स में सवाल पूछ लिया जाएगा कि नेचुरल गैस इन आवर कंट्री इज सोल्ड ओनली थ्रू मार्केट मैकेनिज्म, द स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। मेजॉरिटी ऑफ द नेचुरल गैस इन आवर कंट्री इज सोल्ड थ्रू एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म, मतलब अ कॉन्ट्रैक्ट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट एट मार्केट प्राइस। The next article is taken from Assam segment. It is about some major announcements made by Assam government. This topic is important from our syllabus, paper 6, Assam governance point of view. So let us see some of the important announcements made by Assam government. First, Bodo will be an associate official language for the state of Assam. Bodo Kasari Autonomous Welfare Council will be constituted outside the 6th schedule area of the welfare of the Bodo community, and this Bodo Kachari Autonomous Welfare Council will be 34th Developmental Council in Assam. अभी तक जो 33 Developmental Councils थे उनके नाम हमने यहाँ दे रखे हैं, आपको सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार आप इसको देख सकते हैं. The number of the members of Developmental Council has now been increased from 25 to 45. And APSC regulations have been amended to remove the restrictions on the number of women member in APSC. तो अब चाहे जितनी चाहें उतनी विमेन मेंबर हो सकती हैं APSC के अंदर. टोटल मेंबर्स होते हैं 7, 1 चेयरमैन प्लस 6. अब जितनी चाहें उतनी विमेन हो सकती हैं इन APSC. The government has also decided to acquire 30 biga government land for setting up a regional center of National Fisheries Development Board at Amin Gaon. Remuneration of गाँव बूढ़ास हैव बीन इंक्रीज फ्रॉम रुपीज़ 6,500 to 9,000. देखो ये गाँव बूढ़ास स्कीम है फॉर सीनियर सिटीजन्स. तो रूरल एरियाज़ के जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं पुअर बैकग्राउंड के, उनको आसाम सरकार हर साल 6,500 रुपये देती थी, अब उसको इंक्रीज़ करके 9,000 रुपये कर दी जाएगी. स्टूडेंट्स ऑफ बराक वैली हु हैव नॉट स्टडीड एसएमईज बंगाली और बोरो need not appear in qualifying language in APSC combined competitive exam. Cabinet ranked 2 states Advocate General, and under Vistrit Kanak Lata Mahila Sabalikaran Yojana, the government will provide rupees 50,000 capital subsidy to eligible self-help groups. उसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन देख लो, असम के अंदर वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जा रहा था. वाइल्ड लाइफ वीक अभी जब ख़त्म हुआ है तो उसको दौरान लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन award has been given to Parimal Bhattacharya for his contribution in the wildlife conservation. तो इनका नाम भी आप याद रखना, हो सकता है इनसे रिलेटेड सवाल आपसे पूछ लिया जाए. In our segment, most probable PT topics for upcoming APSC prelims, we will cover topic number 85 to 87. Topic number 85 is Dada Saheb Phalke Award. Kejang D. Thongdok of Arunachal Pradesh got Dada Saheb Phalke Award of 2020. He got this award for short film documentary Chi Lupo, where he depicted honey hunting. Please attempt this question that is based on topic number 85. Topic number 86 is about Poba Forest of Assam. Poba and Jonai Forest of Assam will be upgraded into wildlife sanctuary. It is located in Dhemaji district of Assam. Please attempt this question that is based on topic number 86. Topic number 87 is about Ashok Lavasa. So Mr. Ashok Lavasa has been appointed as Vice President of Asian Development Bank. Earlier he was Election Commissioner of India. Please attempt this question based on topic number 87. This is the answer of question number 82 to 84 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. Let us see the answer of practice question that we had given in yesterday's newspaper analysis. The first question was about Albert Einstein. The first statement reads, it was Albert Einstein who first predicted and proved the existence of black hole. This statement is wrong. Albert Einstein predicted but he did not prove. It's Dr. Roger Penrose who proved it, and that is why he got Nobel Prize in Physics this year. So this statement is wrong. Second, Stephen Hawking got Nobel Prize in Physics for discovery of black hole. This statement is also wrong. Stephen Hawking, though very celebrated physicist, cosmologist, but he never got Nobel Prize. So both statements are wrong. Correct answer is option D. The next question was regarding Hari Shankar Brahma Committee. This was regarding protection of land rights of indigenous people. So the correct answer will be option D. That's all from our side for today. Thanks for watching.